हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि क्लासिफाई कैसे करते हैं हम डेटा को ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। जहां मैंने आपको बताया था ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ ओकरेंस, ऑन द बेस ऑफ सिचुएशन, ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड और ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, हमारे पास और एक क्लासिफिकेशन थी जहां हमने सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर हम ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन डेटा को अरेंज करते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज रहती है, डिस्क्रीट सीरीज रहती है और फिर कंटिन्यूअस सीरीज रहती है। आज हम वो तीनों पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ डेटा क्या होता है। देखिए, हमारे पास डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में हो सकता है, अनग्रुप्ड फॉर्म में हो सकता है, जिसका कोई भी तरतीब ना हो, अनसिमेट्रिक फॉर्म में हो। उस डेटा को हमें अरेंज करना होता है ताकि हम उससे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। हमारे पास जो अरेंज करने का डेटा अरेंज करने का तरीका है, या तो हम उसको सीरियली अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको स्टूडेंट्स का डेटा अरेंज करना है, यहाँ पे ऑन द बेस आप एक यूनिक आइडेंटिटी रखेंगे। जैसे आपके पास रोल नंबर है, आपको अब उसको एक यूनिक आइडेंटिटी या प्राइमरी की बना सकते हैं। उसके बेसिस पे वो यूनिक होती है हर एक स्टूडेंट के लिए रोल नंबर, तो आप उसके बेस पे उनको उनका डेटा अरेंज कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द सीरियल अरेंजमेंट। दूसरा रहता है हमारे पास अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। अल्फाबेटिक अरेंजमेंट क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास वैल्यूज होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, उनको हम अरेंज कर सकते हैं। न्यूमेरिक डेटा होता है, उसको हम अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास अगर ये डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ मेरे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी, डेटा एंड क्वेश्चनेयर। इनको तो बार बार इन वर्ड्स को हमने यूज़ किया है और ये रहने भी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में हम इन वर्ड्स के साथ हमारा डील रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, डी जो है इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पी से पहले आ जाता है, लेकिन पहले पी है यहाँ पे, उसके बाद डी है। ठीक है, तो यहाँ डी होना चाहिए, इसके बाद पी होना चाहिए। ठीक है, और पी के बाद एस है, एस के बाद क्यू है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे अरेंजमेंट पूरा उधर इधर है। जब हमारे पास कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है डेटा का, तो उससे हम कहते हैं अनग्रुप डेटा या रॉ डेटा। ठीक है, जब कोई भी सिमेट्रिक फॉर्म ना हो डेटा की, कोई भी तरह से वो अरेंज नहीं किया गया हो, उससे हम कहते हैं अनग्रुप डेटा या उससे हम रॉ डेटा कहते हैं। अगर हम इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर डी आता है, उसके बाद पी आता है, उसके बाद क्यू आता है और लास्ट में एस आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये हमारे पास अरेंज डेटा है। इसमें अगर आप देखेंगे एक सिमेट्री है, एक रूल फॉलो किया गया है। अगर हमारे पास न्यूमेरिक डेटा हो, जैसे मैंने कहा, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको ग्रुप कर सकते हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं उस डेटा को। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 13 है, 19 है, 12 है एंड सो ऑन। लेकिन इस डेटा में अगर आप देखेंगे, 12 पहले आना चाहिए, या अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 12 लास्ट में आना चाहिए, 13 12 के बाद आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ सब उधर इधर है। ठीक है, तो डेटा का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। इस डेटा को हम क्या कहेंगे? अनग्रुप डेटा या रॉ डेटा। अब जब मुझे इस डेटा को अरेंज करना होगा, मैं इसको यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। आपने ये 6th 7th या 4th 5th क्लास में तो पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, उनको लग रहा होगा कि ये आसान चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक टर्म बतानी है जो बार बार जेकेएसएस में पूछी गई है। मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि वहाँ पे कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, और उसके बाद टेबुलेशन आ जाएगा। इसके ये हम बेस बना रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, जिसमें आपका मीन, मोड वगैरह आ जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके लिए एक बेस बन रही है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास ये जो डेटा था, ये अनग्रुप्ड डेटा है और अनसिमेट्रिक डेटा है, जिसे हम कभी कभी रॉ डेटा भी कहते हैं। अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करूं, तो सबसे पहले छोटा नंबर आ जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। सिंपल। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर हम इस डेटा को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ा नंबर आ जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा एंड सो ऑन, लास्ट में हमारे पास सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पेशल टर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर।
ठीक है। इससे हम कभी कभी घटती हुई तरतीब भी कहते हैं, इससे हम कभी कभी बढ़ती हुई तरतीब भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आता है, इसमें सबसे छोटा नंबर लास्ट में आता है। जब हम डेटा को अरेंज करते हैं ईदर इन असेंडिंग एंड डिसेंड और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इस अरेंजमेंट को हम, इस डेटा को हम कहते हैं अरेड डेटा। 2-3 बार जेकेएसएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो व्हाट इज अरेड डेटा? व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट इज कॉल्ड द अरेड डेटा। ये टर्म याद रखिएगा, अरेड डेटा क्या होता है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है ये क्वेश्चन। चलिए, ये थे हमारे पास अरेंज कैसे करते हैं हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह में। अब जब मैंने आपको कल बताया था कि ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हम 3 सूरतों में डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, जहां मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास, दूसरा हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है, और हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज है। आज हम उन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। इंडिविजुअल बाय द नेम इट सेज ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू। हर एक आइटम को अलग अलग वैल्यू दिया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए, यहाँ पे मेरे पास नेम ऑफ द स्टूडेंट है और उसका वेट इतना है। दूसरे स्टूडेंट का वाई नेम है और उसका वेट 70 kg है। तीसरे स्टूडेंट का जेड नेम है और इसका वेट 60 है। फोर्थ स्टूडेंट का के नाम है और इसका वेट है 55। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर एक स्टूडेंट को अलग अलग वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा ऊपर डिफिनेशन में, ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू। हर एक स्टूडेंट को अपना अपना अलग वैल्यू दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे x का 55 है, k का भी 55 है, यहाँ पे रिपीट होता है। लेकिन हमें इंडिविजुअल सीरीज में यही फॉलो करना होगा। इवन इफ देयर आर रिपीटिशंस, यू हैव टू राइट देम डाउन बिकॉज ईच एंड एवरी आइटम हैज टू बी गिवन दिस सेपरेट वैल्यू। क्लियर? यहाँ पे अगर रिपीट भी हो जाए वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हर एक को अपना अपना वैल्यू देना होगा। ठीक है, अब इसमें खामी क्या है? सबसे बड़ी खामी यह है कि यहाँ पे रिपीटिशन होता है। इससे हम कहते हैं स्पेशली, जब हम अरेंज करते हैं ना डेटा को, इसके लिए हमारे पास स्पेशल टर्म है जिसको आप डुप्लीकेसी भी कह सकते हैं, लेकिन असल टर्म इसके लिए है रिडंडेंसी। क्या है? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेट डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपके पास डुप्लीकेट डेटा मिलता है इंडिविजुअल सीरीज में। लेकिन ये है एक तरीके की क्लासिफिकेशन जिसमें हर एक वैल्यू को अलग अलग सेपरेट वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, चलिए, दूसरा है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हम कभी कभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात आए, फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन। चलिए, हमारे पास हम कैसे देखेंगे, इसमें क्या होता है, ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज प्रेजेंटेड विथ फ्रीक्वेंसी। हर एक वैल्यू जो है उसको अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मेंशन किया जाता है, उसको अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, हमारे पास सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज है और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। ठीक है, अगर ये इंडिविजुअल सीरीज होती तो इन पांचों एम्प्लॉयज के अलग अलग मुझे 20-20 हज़ार लिखने थे, क्योंकि हर एम्प्लॉय को अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू करना था। लेकिन यहाँ पे किस तरह से मैं किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, 20,000 जिन एम्प्लॉयज की सैलरी है वो मेरे पास 5 एम्प्लॉयज है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कितनी बार रिपीट हो रहा है कोई चीज़। इस रिपीटिशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कितनी बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, जिनकी सैलरी 20,000 है, वो है 5। लेकिन इंडिविजुअल में इनको मुझे अलग अलग 5 एम्प्लॉयज़ को अलग अलग लिखना था। दूसरा है हमारे पास 40,000 जिनकी सैलरी है, वो है मेरे पास 7 एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये 7 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बन जाती है। 50,000 जिनकी है वो है 4 एम्प्लॉयज़, और 70,000 जिनकी है वो है 2 एम्प्लॉयज़। इससे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी बार रिपीट हो रहा है कोई चीज़। 2 आदमी हैं हमारे पास जिनकी सैलरी 70,000 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हुई। 50,000 जिनकी सैलरी है वो हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 4 हुई। ठीक है, ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए तो अपना वैल्यू रहता ही है, लेकिन रिपीटिशंस भी यहाँ पे ऐड हो जाती है। याद रखिएगा, अब यहाँ पे हमने कंटिन्यूस आगे पढ़ना होगा, तो यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा। डिस्क्रीट मीन्स हर एक वैल्यू जो है वो अलग तो है ही, लेकिन कितनी बार वो रिपीट हो रहा है वो हम एक साथ लिख सकते हैं। कितनी बार वो रिपीट हो रहा है तो उससे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आउट ऑफ 10 मार्क्स है, तो स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आते हैं। जिन स्टूडेंट्स का 1 मार्क्स आता है वो मेरे पास 3 स्टूडेंट्स है, तो 3 क्या हुआ यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। जिन स्टूडेंट्स का 3 मार्क्स है वो मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है।
जिन स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स है वो मेरे पास 9 स्टूडेंट्स है, और जिन स्टूडेंट्स के 7 मार्क्स है वो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है। तो 10 फ्रीक्वेंसी हुई यहाँ पे। जिन स्टूडेंट्स के 9 मार्क्स है वो मेरे पास 12 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं कितना है, कितना मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर गाइज? मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूं क्योंकि आगे हमें इस पे न्यूमेरिकल्स करने होंगे, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है कोई चीज, उससे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर आपको पूछा गया कि टैली में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टैली मार्क्स भी इनको हम कहते हैं। देखिए, अगर आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम टैली में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी। हम रिप्रेजेंट टैली में किसको करते हैं? फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? अगर हम पहले केस में देखेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी है 3, तो इसको हम 3 बार से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। ठीक। दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या है? इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 5, तो इसको हम 4 तो लिखते हैं, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आगे कंफ्यूजन हो सकता है अगर बार्स बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए 5वां बार जो हमारे पास होता है वो उसको क्रॉस करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 9, तो 9 क्या लिखेंगे? पहले 5 लिखेंगे, ये 4 आ गए और ये हुआ 5। ठीक है, अब 9 बनाना है तो और 4 लिखने होंगे। 5 और 4 कितने हो गए? ये आपके पास 9 है, तो 9 हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से हम टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास 12 है एक और। 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो 5 लिखेंगे, उसके बाद फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 5 कितने हो गए? 10, और दो बार उसको अलग से लिखना है। तो ये हमारे पास 12 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम टैली मार्क्स में। आसान तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, बड़े आसान तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। बिल्कुल अपने आप दिमाग पे लोड ना लीजिए। कोई स्टूडेंट्स ये ना सोचे कि मुझे मैथ नहीं आती है। ये मैथ नहीं है, बिल्कुल वो जो आप उंगलियों पे करते हैं ना, हिसाब करते हैं, वो हिसाब है। चलिए, ये हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ 50,000 के लिए, सॉरी 20,000 के लिए अलग वैल्यूज़ है, यहाँ 40,000 के लिए अलग वैल्यूज़ है, यहाँ 50,000 के लिए अलग वैल्यूज़ है। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और 70,000 जो हमारे पास है उसका अलग वैल्यू है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट स्टैटिस्टिकल सीरीज भी कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने इंडिविजुअल पढ़ा, इंडिविजुअल में हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू मिल जाता था, सेपरेट वैल्यू हो जाता था। उसके बाद हमने डिस्क्रीट पढ़ा, यहाँ पे वैल्यू तो अलग होता था लेकिन रिपीटेशन हम एक साथ लिख सकते हैं, कितनी बार यही वैल्यू रिपीट हो रही है, और उसी रिपीटेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन अब आता है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें एक रेंज रहता है, इस रेंज में कौन कौन सा वैल्यू फॉलो करता है। ठीक है, कितने लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से बताऊंगा, 5 से 6 फीट जिन स्टूडेंट्स की हाइट है वो है मेरे पास 20। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 to 6 जो आपके पास वैल्यू आ जाता है, ये एक डिस्क्रीट अलग वैल्यू नहीं बनता है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू बन जाता है, ये एक रेंज बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 20 लिखा तो इसका मतलब है 20 लोग आ जाते हैं जो इस रेंज में आ जाते हैं। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए, आप क्लास में पढ़ाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके आउट ऑफ 20 मार्क्स 15 to 20 आ जाते हैं। आउट ऑफ 20 जिनके मार्क्स 15 to 20 आते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल वो 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास वैल्यू आ जाता है इसे हम कहते हैं रेंज। इसमें बहुत सारे वैल्यूज आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो इससे हम कहते हैं रेंज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इससे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपके पास कंटिन्यूअस है, 15 भी आएगा इसमें, 16 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा, अप टू 20। तो ये अगर आप देखेंगे ये कंटिन्यूअस वैल्यू आ जाता है। इससे हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें हम क्या देखते हैं? रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स। जो हमारे पास डिफरेंट आइटम्स होते हैं उनका रेंज ऑफ वैल्यू हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने देखना होगा आउट ऑफ 20 कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है, 0 से 5 जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं वो मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। 5 से 10 जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं वो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 15 जिनके मार्क्स है वो है 12 स्टूडेंट्स, और 15 से 20 जिनके मार्क्स है वो है 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास एक अलग वैल्यू नहीं है, एक सेपरेट वैल्यू नहीं है हर एक के लिए, यहाँ पे एक रेंज है आपके पास। ठीक है, इसको हम रेंज कहते हैं।
इसको हम कंटिन्यूअस क्लास भी कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस सीरीज। सिंपल गाइस, बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, ओवरथिंक नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। अब जो मैंने आपको बताया, ये जो मेरे पास 0 to 5 आया, ये 0 to 5 को हम कहते हैं रेंज। क्लियर? अगर मुझे बताना होगा इसमें कितना गैप है, 15 to 20 में कितना गैप है या 10 to 15 में कितना गैप है, तो मैं करूँगा, ये जो मेरे पास दूसरा रहता है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट, ये जो मेरे पास पहला वैल्यू आता है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो पहला इंटरवल है वो है 0 to 5, तो 0 हमारे पास क्या हुआ, लोअर लिमिट, और 5 हमारे पास अपर लिमिट हुआ। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस क्लास में 5 हुआ हमारे पास लोअर लिमिट और 10 हुआ अपर लिमिट। यहाँ पे तीसरे में 10 हुआ लोअर लिमिट एंड 15 इज अपर लिमिट। 15 इज लोअर लिमिट एंड 20 इज लोअर लिमिट। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को पिछली बार भी प्रॉब्लम हुई थी, जिनको जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये है हमारे पास लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है, और इसको हम कहते हैं रेंज। और अगर मुझे इसमें गैप देखना हो, इसमें कितनी डिफरेंस है, अगर मैं इनमें डिफरेंस देखूं, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। यहाँ पे जब मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का निकाला तो ये मेरे पास 5 आता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अपर लिमिट क्या है 20, तो लोअर लिमिट क्या है -15, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। कितना है यहाँ पे क्लास इंटरवल, 20 - 15 इज 5, यहाँ पे आपके पास 5 है क्लास इंटरवल। क्लियर? इस तरह से हम क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें पता चला कि लोअर लिमिट क्या होता है और अपर लिमिट क्या होता है। अब आता है हमारे पास एक और टर्म जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क। याद रखिएगा, क्लास मार्क का दूसरा नाम है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास एक रेंज दिया गया है, यहाँ पे 0 to 5 एक रेंज है, दूसरा है हमारे पास 5 to 10, तीसरा है 10 to 15, और लास्ट में हमारे पास 15 to 20। ये हमारे पास कुछ क्लासेस दिए गए हैं, कुछ रेंजेस दिए गए हैं। इसमें से अगर आपको बताया गया हो कि मिड वैल्यू यहाँ से निकालना है आपको, तो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लास इंटरवल तो हमने निकाला, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो हमें क्लास इंटरवल निकल जाता है, कितना गैप है वो हमें पता चलता है। लेकिन अगर मिड वैल्यू निकालना होगा तो इसमें आप करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले क्लास में हमारे पास 0 to 5 हमारा क्लास जो है पहला, तो इसका हो जाएगा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट है 5। 0 + 5 इज 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आ जाता है 2.5। क्लियर गाइज? इसी तरह अगर आपको किसी भी क्लास में ये मिड वैल्यू निकालना होगा या क्लास मार्क निकालना होगा तो ईजी है। यहाँ पे क्लास मार्क निकालना होगा तो आप करेंगे लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये कितना बन जाता है आपके पास 25/2। 25/2 इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, जब भी आपको क्लास मार्क निकालना होगा या आपको निकालना होगा मिड वैल्यू, तो ये तरीका है हमारे पास, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये बिल्कुल आसान है। आगे हमने करना है मोड कैसे कैलकुलेट करना है, मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, और बाकी जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आज ये थोड़ा सा बेस है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। वैसे तो ये बिल्कुल आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, आप सभी टैलेंटेड बच्चे हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, यही पे कंप्लीट करते हैं। इजाज़त दीजिए, ओके बाय।